प्रिंट आउट का हो गया है भैया? आ जाएगा शाम तक, थोड़ी देर में आ जाएगा। बढ़िया, तो प्रिंट आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तब तक मैं सुनना चाहूँगा एक दो लोगों से ज़रा कि पिछले सेशन की कोई एक दो बातें जो आपको ध्यान में रही हो या जो आपको ठीक लगी हो, वो एक बार सुनना चाहूँगा मैं कि क्या आपके स्मरण में है। इधर माइक दे दीजिए प्लीज़, एक आगे और एक पीछे रख दीजिए तो हो जाएगा। क्या है, जो चीज़ें स्मृति में अगर एक बार टिकी नहीं ना, तो आप समझिए कि थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो गया, बात खत्म हो गई। क्योंकि अगर वो अपनी स्मृति में टिका ही नहीं, अपने ध्यान में बना ही नहीं रहा, तो आगे उसका उपयोग क्या करेंगे कि नहीं। वो तो ऐसा है कि एक कान से सुने दूसरे कान से बाहर निकल गया। जी माता जी। नमस्कार श्याम भैया। नमस्ते। ज्योत्सना ठक्कर बोल रही हूँ। जो पहले तो आपने ये 4 अवस्था की बात बताई कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये तीनों जो है ये एक दूसरे के जो पूरक है और ये एक दूसरे मतलब जो अपनी उपयोगिता है वो ज़्यादा अपने आप से देता है। गुजराती बोल सकते हैं, आपको गुजराती समझ बोलने में? का हाँ मन तो होता है। बराबर। तो कोई बात नहीं सर, हम गुजराती की आदत हो गई और मेरा सब्जेक्ट भी गुजराती ही है। आप आराम से बोल सकते हैं, हाँ, समझने लायक मैं ओके, समझ लूंगा। बराबर। नहीं तो मैं हिंदी में भी ट्राई करूँ, बोल नहीं, सकती आप हूँ ये बोल सब। सकते गुजराती, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपका चॉइस है। बराबर। तो मतलब जो समस्या है એ જે છેલ્લી અવસ્થા मतलब જ્ઞાન અવસ્થા, એને લઈને જે છે એ ચાહે પોતાનામાં હોય, પરિવારમાં હોય, સમાજમાં હોય કે પ્રકૃતિ પર, પણ આ જે માનવોએ જે પોતાના ઉપર સુધાર લાવીને જે કામ કરવાનું છે એનામાં એક મારું ધ્યાન બહુ ગયું. બીજી વાત એ હતી સર, એ બહુ સરસ તમે કહ્યું કે दूसरों की समस्या का समाधान है, अपने એટલે કે खुद की समस्याओं का समाधान नहीं है। ये बात मुझे बहुत स्पर्श हो गई। और रियल में देखते तो भी मतलब वही है कि दूसरों के सुख को देखकर ही हम दुखी होते हैं ना। और बहुत सारी लेडीज़ को तो मैं सुनती हूँ कई बार तो घर पे आसपास, अपने पास 25 साड़ियाँ हैं उससे वो दुखी नहीं है, उसका तो उसको सुख है, लेकिन पास वाली कोई नई साड़ी लाई और वो साड़ी अपने पास नहीं है तो दुख क्रिएटिव करना नहीं होता, उसको हो ही जाता है। ये कई बार मैं आसपास देखती हूँ, जो कि मुझे तो नहीं होता सर भाई, क्योंकि मुझे तो नहीं होता, मेरे पास साड़ी हो या ड्रेस कुछ भी, मुझे तो मैं जो हाथ में आए वो पहन लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं कई बार जब सुनती हूँ उसके पास गाड़ी होती है पर लेकिन दूसरे के पास जो उसके पास 9 लिख के और दूसरे के पास को 12 लिख के आ जाए तो तुरंत उनको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पास वालों को जाकर या देखो न, हमारे पास तो ये गाड़ी है, उनके पास तो ये गाड़ी, पर भले न रही क्या, इससे दुख मतलब सुविधा में पहले उसके पास सुविधा आ जाती है, फिर भी उसको वो दूसरों की जब सुविधा देखते हैं तो वो अंदर अंदर दुखी रहते हैं। तो खास करके खुद को सुधारने की जो ज़रूरत है वो बात समझ में आएंगे। ये जो तुलना की मानसिकता है ना, वो कैसे अपने में आ जाती है और कैसे उससे हम बाहर निकल सकते हैं, इस सेशन में हम उस पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए मैं उस पर अभी और कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसको करेंगे हम अभी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। हमने जो सुबह से लेकर दोपहर तक भैया बात की, नमस्ते, मेरा नाम हर्षा है, तो उसमें मुझे लगता है एक ये बेसिक पॉइंट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तब तक हमारा बाहर का जीना सही नहीं होगा जब तक हम अंदर से सही नहीं हो जाते। तो एक ये बात थी, और जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक परिवार को, समाज को और अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे, और जब हम खुद को समझेंगे और सबको समझेंगे फिर हमारा सही जीना स्टार्ट होगा। बढ़िया, इधर से भी सुन लें एक दो लोगों से ज़रा, माइक कहाँ है इधर वाला।
મારું નામ યોગેશભાઈ છે. અ, સવારના જે સેશનમાં વાત થઈ કે જે 4 અવસ્થાઓ છે એ 4 અવસ્થાઓનું નિર્માણ થયું એ પહેલાં એની વ્યવસ્થા કુદરતમાં થઈ જ જાય છે. એમાં જે 3 અવસ્થા છે, પદાર્થ અવસ્થા, પ્રાણ અવસ્થા, જીવ અવસ્થા, એ પહેલેથી વ્યવસ્થિત જ છે. જે મનુષ્ય અવસ્થા છે એ મનુષ્ય અવસ્થાએ 3 અવસ્થાને વ્યવસ્થિત ઓળખી નહીં અને એની સાથે જીવતા શીખ્યો નહીં, એટલે એ સંતુલન ખોરવાયું. એટલે આપણે એની સાથે એ 3 અવસ્થાઓ સાથે આપણે વ્યવસ્થિત ભાગીદારી આપવાની છે. તો આપણે એની સાથે હળીમળીને જીવી શકશું, આપણને કોઈ તકલીફ નહીં પડે. પછી ખૂબ સરસ વાત થઈ કે માનવનો રોલ એક પ્રકૃતિની સાથે છે અને એક માનવનો માનવ સાથે છે. એટલે માનવનો માનવ સાથે એટલે પરિવાર અને સમાજ સાથે. બીજું કે માનવ પ્રવૃત્તિના કારણે આપણી જે પ્રવૃત્તિઓ છે એના કારણે હવા, પાણી અને ખૂબ પ્રદૂષિત થયા છે. એટલે એ પ્રદૂષિત થયું છે, એમાં હવા પાણીને કોઈ ફેર નથી પડવાનો, ફેર મનુષ્યને જ પડવાનો છે. અશુદ્ધ હવા એ મનુષ્ય જ લેવાની છે. જો આટલી સમજ આવી જાય તો ઘણું બધું પ્રદૂષણ અટકાવી શકીએ છીએ. તેના પછી આપણે જે સમજદારીની વાત થઈ કે સ્વયંમાં સૌથી પહેલાં આપણે કામ સ્વયંમાં કરવાનું છે, ત્યાર પછી એ પરિવારમાં આપમેળે આવશે. એટલે મારા આચરણથી જ કામ થશે. હું જે સમજી નથી શક્યો, હું જો બીજાને સમજાવવા જઈશ તો સામેવાળાને ખ્યાલ આવશે નહીં, કારણ કે મારા આચરણથી જ એ ઘણું બધું શીખશે. એટલે સૌથી પહેલાં સ્વયંમાં સમજ લાવવાની છે, ત્યાર પછી આપોઆપ પરિવારમાં આવશે અને એક પરિવારથી પછી સમાજમાં, પછી એ રીતે આપણે પ્રકૃતિ સાથે પણ જીવતા થઈશું. પછી જ્યારે બંને પક્ષે પ્રસ્તાવ યોગ્ય હશે ત્યારે સુખની સ્થિતિનો અનુભવ થશે. જો બંને પક્ષે પ્રસ્તાવ અલગ અલગ હશે, એક સરખો નહીં હોય, ત્યારે દુઃખ આપણને લાગે છે. बढ़िया. नमस्कार. आज सुबह जो बात चली कि स्वयं में अव्यवस्था है, स्वयं को से जांचना है. संसाधनों की अव्यवस्था है, अव्यवस्था में सुव्यवस्था हो और सुशासन हो, मिसमैनेजमेंट है, वो बदलना है. आजकल हम ज़्यादातर अव्यवस्था में जीते हैं. सफलता असफलता के बीच जीते रहे, कोल्लू के बैल से भार ढोते रहे. फिर हम वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सर्च नहीं करते. तो सर्च वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम. जैसे अंगूठी कहाँ खो गई है, खोदते कहाँ हैं. एक्ट देयर वेयर इज प्रॉब्लम. तो वहाँ प्रयत्न करना है जहाँ प्रॉब्लम है, दूसरी दिशा में व्यर्थ शक्ति गंवाते हैं. सबसे पहले इनर एंड आउटर हार्मनी होनी चाहिए. ये जो हमारी हार्मनी, संवादिता का गैप है, अंतर विरोध से ऊपर उठना है. फिर अव्यवस्था को भुगते रहना है या उसे बदलना है, ये हमारे सामने एक प्रश्न आपने रखा. एम आई हैप्पी विथ माई सेल्फ, एम आई हैप्पी विथ माई सराउंडिंग्स. मेरी परिस्थिति जो मेरे आसपास है उससे मैं खुश हूँ, तो उसको कैसे बदला जा सकता है. बाहर भीतर व्यवस्थित होना चाहिए, इनर एंड आउटर मैनेजमेंट. और हाथ पैर वहीं मारना है जहाँ जरूरी है. तो नज़र बदलो, जो सुबह कहा था, नज़ारे बदल जाएंगे, दृष्टि बदलो, सितारे बदल जाएंगे. इस तरह लंबे उसी जगह आप चले जाएंगे. स्वीकार भाव से जिंदगी में जीना सीखो, भाव जगत में इशारे बदल जाएंगे. फिर हमारे बीच में नीड्स, आवश्यकताएं, एम्बिशंस, अभाव, ये सारे से हम जूझते हैं. तो मैंने इसमें ऐसा लिखा है कि न अभाव में न किसी के प्रभाव में, बस स्वभाव में जीना सीखो. और जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है. मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने आप में मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, न मैं अस्त व्यस्त हूँ, न मैं किसी से त्रस्त हूँ. तो ऐसा कुछ भाव मेरे मन में आया जी. धन्यवाद. क्या है ना, स्वभाव में जियो के पहले ना मानव का मूल स्वभाव क्या है इसको समझना जरूरी. और उसी के लिए ये बात हमने शुरू किया था कि अपने से ये पूछ के देखना शुरू करें कि मूलतः हमको कौन सा भाव सहज रूप में स्वीकार होता है, विश्वास का कि अविश्वास का.
सम्मान का कि अपमान का, स्नेह का कि विरोध का, सदुपयोग का कि दुरुपयोग का, शरीर के पोषण का कि शोषण का, ये सवाल जितना जितना पूछना शुरू करेंगे ना, उतना उतना अपने में ये साफ दिखना शुरू होगा कि मानव के रूप में जीते हुए हमारी मौलिक प्रवृत्ति क्या है। और जितना उसको देखेंगे उतना ये दोनों के बीच का अंतर समझ में आएगा कि जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है और जैसा अभी हम हो गए हैं वातावरण के कारण, परिस्थिति के कारण, अपने लंबे समय के अभ्यास और आदत के कारण, ये दोनों के बीच जहाँ जहाँ भी अंतर विरोध है वस्तुतः वो हमारे दुख का, हमारी पीड़ा का, हमारी परेशानी का कारण बनता है। तो अपने लिए तृप्त रहने के लिए, सुखी रहने के लिए एक मूलभूत काम है कि जैसा मैं हूँ की जगह पर जो भी आदत, प्रवृत्ति, जीने का तरीका हमने बना लिया है, एक बार रुक करके ये देखें कि क्या वास्तव में वो हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। जैसे विरोध का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, अपमान का भाव सहज रूप में स्वीकार नहीं है, तो विरोध को कितना भी करें, अपमान को कितना भी करें, ईर्ष्या द्वेष को कितना भी करें, हमारे दुखी रहने की गारंटी है। हम बाध्य हैं दुखी रहने के लिए, क्योंकि हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट ही कंटिन्यूअसली बना रहता है। हमारे अंदर का अंतर विरोध ही लगातार बना रहता है अपने अंदर, और हम ही दो टुकड़े में बटे होते हैं। एक टुकड़ा जो सहज रूप में स्वीकार है, एक टुकड़ा जो अभी हम कर रहे हैं। ये दोनों टुकड़ा हमारे अपने अंदर ही विरोध करता रहता है, अंदर ही विरोध करता रहता है एक दूसरे का। और यही अगर उलझन में है तो बाहर कितनी भी अनुकूलता मिल जाए, दुखी रहने की गारंटी है। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर अनुकूलताओं के लिए काम नहीं किया जाए, निश्चित रूप से किया जाए, लेकिन ये अंदर जहाँ सुख दुख की घटना घटित हो रही है, अगर वहीं इस संगीतमयता को इंश्योर नहीं करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो हम लोगों ने ये बात देखा था कि मानव के रूप में जीते हुए मूलतः सुख समृद्धि पूर्वक जीना हमारी चाहना है, और ये सुख समृद्धि भी हम निरंतर चाहते हैं, लगातार चाहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है अपने में जब हम दुखी होना चाहते हैं। इस रूप में सुख क्या है, समृद्धि क्या है, उसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझने का काम किया था, और सुख पर मुख्य रूप से बात की थी कि जिस स्थिति परिस्थिति में भी हमारा जीना है, अगर उसमें हार्मनी है, सिनर्जी है, व्यवस्था है, सामंजस्य है, संगीत है, तो उस व्यवस्था में बने रहना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। और व्यवस्था में बने रहने का, सहज स्वीकृति के उस भाव में बने रहने का नाम सुख है। और जब कभी भी इन परिस्थितियों में अंतर विरोध होता है, अव्यवस्था होती है, कंट्राडिक्शन होता है, वो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं होता है। हम उस परिस्थिति में रहना नहीं चाहते हैं, परिस्थिति को या तो वहाँ से हट जाना चाहते हैं या परिस्थिति बदल देना चाहते हैं। हट ना पाए, परिस्थिति बदल ना पाए, मजबूरन जो वो अव्यवस्था हमको भोगनी पड़ती है, वो भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उसका नाम दुख है। दुख है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये देखा था कि जीने के स्थिति परिस्थिति का कुल फैलाव देखेंगे तो मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में और प्रकृति अस्तित्व में हमारा जीना है। तो अपने निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए इन चारों ही लेवल पर, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व, इन चारों लेवल पर हार्मनी को समझना, व्यवस्था को समझना और हार्मनी के साथ जीना, ये अपने तृप्तिपूर्वक जीने का प्रोग्राम बनता है। इनमें से जहाँ कहीं भी डिसहार्मनी होगी, कंट्राडिक्शन होगा, वहीं समस्या शुरू हो जाएगी। मैं बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ, आपने पुराने परिचय शिविरों में सुन रखा होगा। स्वयं के लेवल पर हार्मनी नहीं होता है तो अपने अंदर विरोध, तनाव, दबाव, कुंठा, परेशानी ये सब पैदा हो जाती है। परिवार में हार्मनी नहीं होता तो रिश्तों से जुड़ी हुई सारी टूटन और समस्याएं शुरू हो जाती हैं। समाज में हार्मनी नहीं दिखाई देता है तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, छीना झपटी, लूट मार, भय, ऐसी समस्याएं दिखाई देती हैं। और प्रकृति में अगर संतुलन की जगह नहीं होती, व्यवस्था की जगह नहीं होती, तो पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, प्रदूषण की, संसाधन अभाव जैसी समस्याएं दिखनी शुरू हो जाती।
मैं उन समस्याओं का विस्तार नहीं कर रहा हूँ, ये मान के कि आपको उसके बारे में पर्याप्त पता है। अब यहाँ से देखेंगे ना तो फिर कार्यक्रम ये बनता है कि मानव को, परिवार को, समाज को, प्रकृति अस्तित्व को हम ठीक ठीक समझें और वहाँ जीने के डिज़ाइन को हम तय कर सकें। इस रूप में एक एक करके हम समझने के काम को शुरू करते हैं मानव को समझने से। और चूँकि हम लोगों ने पिछले सेशन में ये बात किया था कि इन सारे अस्तित्व को समझने वाला मानव है, इसलिए अगर मानव खुद को ही समझने का काम ठीक ठीक नहीं करता है, वहीं चूक और गलती होती रहती है, वो गलती बाकी सब जगह परकुलेट कर जाएगी दूसरों को समझने में। अगर चेहरे पे ही धूल लगा हुआ है ना, किसी भी आईने के सामने खड़ा होइए, धूल दिखेगा ही उसमें। वो जो धूल दिख रहा है वो आईने का नहीं है, हमारे चेहरे का भी तो है। अपना चेहरा साफ हो तब तो दूसरे आईने के ऊपर काम हो सकता है। अपना चेहरा पे ही धूल जमा हुआ है और हम चाहते हैं कि साफ दिखे, तो सिर्फ दर्पण साफ करने से नहीं होगा, अपने चेहरे को भी एक लेवल पे साफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मानव के रूप में हम खुद को समझने के संदर्भ में कुछ चर्चाओं को शुरू करते तो ये दिखता है कि मानव की ये दो तरह की आवश्यकता है। एक विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव की, सुख की आवश्यकता दिखाई देती है। दूसरा भोजन, कपड़े, घर जैसी सुविधाओं की आवश्यकता दिखाई देती है। हम लोग हर शिविर में बार बार ये बात कहते रहते हैं, आप किसी के घर जाएं, बढ़िया खाना खिलाए, आपको आपकी पसंद का खाना खिलाए, लास्ट में डेजर्ट और मिठाई सब आपके पसंद का खिलाए, और लास्ट में ये कहे कि ऐसा खाना तुमको ज़िंदगी में अपने घर में मिलता नहीं होगा, जब खाने का मन करे तो हमारे यहाँ आ जाया करना। हम जाना चाहेंगे अगली बार कि नहीं जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? खाना तो बहुत पसंद का मिला है, मिठाई भी पसंद की मिली है, सम्मान नहीं मिला, सम्मान की जगह अपमान मिला, इसलिए हम नहीं जाना चाहेंगे। उसका उल्टा भी ये बात दिखाई देती है कि कोई हमारा बहुत सम्मान करे लेकिन खाना नहीं दे, सुबह का दोपहर तक रुक सकते हैं, मैक्सिमम शाम तक रुकेंगे, फिर कहेंगे अब घर चलते हैं यार। तो ये दिखना जरूरी है कि मानव के रूप में जीते हुए ये दोनों प्रकार की हमारी ज़रूरतें हैं। ये दोनों ज़रूरतों को अलग अलग इसलिए लिखा है, ये जो सुविधा से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं ना, ये शरीर सापेक्ष हैं, शरीर के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो वही मानव जब छोटा है, बच्चा है, तो कम भोजन की ज़रूरत है, कम कपड़े की ज़रूरत है। जब शरीर बड़ा हो जाता है तो उसको अधिक भोजन की ज़रूरत पड़ती है, अधिक कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। शरीर बीमार हो जाए तो एक तरह के भोजन की ज़रूरत है, शरीर स्वस्थ रहे तो दूसरे तरह के भोजन की ज़रूरत है। ये बदलाव दिखाई देता है शरीर के बदलने के साथ साथ भोजन में, कपड़े में, घर में, इन ज़रूरतों में बदलाव दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है। जबकि सम्मान, विश्वास, स्नेह जैसी ज़रूरतों में देखेंगे ना तो ऐसा नहीं होता है कि बीमार हो गए हैं तो भूख नहीं लग रही है तो जैसा खाना नहीं खाते वैसा बीमारी के दौरान सम्मान और स्नेह भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। जैसा शरीर बढ़ने बदलने के साथ साथ भोजन की, कपड़े की ज़रूरत बदलती चली जाती है, वैसा सम्मान और स्नेह की ज़रूरत नहीं बदलती। सम्मान 20 साल की उम्र में भी हमको चाहिए, 40 साल की उम्र में भी चाहिए, 60 साल की उम्र में भी चाहिए। स्नेह का भाव हर परिस्थिति में हमको स्वीकार होता है। ये दोनों ज़रूरतें अलग अलग प्रकार की ज़रूरतें हैं, उसको समझने के लिए नीचे कुछ और मुद्दे लिखे हुए हैं कि आप अगर इन ज़रूरतों को देखेंगे ना तो भोजन जैसी ज़रूरत, कपड़े जैसी ज़रूरत, घर जैसी ज़रूरत, इन ज़रूरतों को देखेंगे तो ये टेम्पररी हैं, सामयिक हैं, समय के साथ बदलती रहती है। जैसे सुबह आपने अगर नाश्ता ठीक से कर लिया तो अब दोपहर में भोजन की ज़रूरत, दोपहर में भोजन कर लिया तो फिर शाम को नाश्ते या रात के खाने की ज़रूरत है। जब तक भूख लगी हुई है तब तक भोजन की ज़रूरत है।
वो हमारे लिए सहयोग है। पेट भर जाए और फिर हमको भोजन करना पड़े, वो सहयोग नहीं है, समस्या है, समस्या है। तो ये दिखना जरूरी है कि भोजन की ज़रूरत सामयिक ज़रूरत है। ऐसे ही कपड़े की ज़रूरत मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बदल जाती है। ठंडी लग रही है तो एक तरह के कपड़े की ज़रूरत है, गर्मी लग रही है तो एक और तरह के कपड़े की ज़रूरत है। ये आवश्यकताएं समय के साथ बदलती हुई दिखाई देती हैं, परिवर्तनशील दिखाई देती हैं, चेंज होने वाली दिखाई देती हैं, समय समय पर ज़रूरत पड़ने वाली दिखाई देती हैं। जबकि विश्वास, सम्मान, स्नेह, सुख, इन ज़रूरतों को देखेंगे ना तो ये ऐसा नहीं है कि कभी कभी चाहिए, बल्कि एक क्षण के लिए भी सम्मान के बदले अपमान हो जाए, स्नेह के बदले विरोध हो जाए, विश्वास के बदले अविश्वास हो जाए, वो हमारी समस्या का, हमारी पीड़ा का, हमारे दुख का कारण बन जाता है। एक मोमेंट भी हम ऐसा नहीं चाहते हैं जब हमको अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, इनको हमको झेलना पड़े। मात्रा के रूप में भी देखेंगे ना, क्वांटिटी के रूप में भी देखेंगे तो ये दोनों आवश्यकता में अंतर दिखाई देता है। शरीर से जुड़ी हुई जो आवश्यकता है, भोजन की, कपड़े की, घर की, इनकी मात्रा की बात हो सकती है। जैसे भोजन कर रहे हैं, 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, ये बात हो सकती है। चावल खा रहे हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, ये बात हो सकती है। दाल खा रहे हैं 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, ये बात हो सकती है। सब्जी खा रहे हैं 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, ये मात्रा पहचानी जा सकती है। कपड़े की मात्रा को पहचाना जा सकता है। 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कितने में हमारा कपड़ा बनेगा, वो पहचाना जा सकता है। रहने के लिए जो घर चाहिए वो 100 गज, 200 गज, 150 गज, 500 गज, ये बात हो सकती है। उसके मेजरमेंट की, ये स्क्वायर यार्ड में, वर्ग गज में बात हो सकती है कि कितना ज़मीन चाहिए, कितना जगह चाहिए, कितना कवर्ड एरिया चाहिए। लेकिन विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को देखेंगे ना तो इनकी मात्रा की बात नहीं हो सकती। जैसा हमने रोटी में गिन लिया 2 रोटी या आधा किलो चावल या 5 मीटर कपड़ा, ऐसा सम्मान और स्नेह को नहीं गिन सकते। 2 मीटर सम्मान, 3 किलो विश्वास, 5 किलो स्नेह, ये मात्रा नहीं हो सकती इसकी। इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसका मात्रात्मक मेजरमेंट नहीं हो सकता है, इसकी मात्रा की बात नहीं हो सकती है, इसकी मापतौल नहीं हो सकती। जबकि शरीर से जुड़ी हुई हर आवश्यकता की मापतौल हो सकती है, मापतौल हो सकती है। ये अंतर इसलिए पहचान रहे हैं कि धीरे धीरे हमको ये दिखना शुरू हो कि शरीर की आवश्यकता अलग प्रकार की है, मैं की आवश्यकता अलग प्रकार की है, और मानव चूँकि मैं और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व है, इसलिए ये दोनों आवश्यकता को पूरा करने की ज़रूरत है, दोनों को ही पूरा करने की ज़रूरत है। पूरा करने का ढंग भी देखेंगे दोनों का ना तो अलग अलग है। भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन के लिए वो चाहिए। कपड़े के लिए देखिएगा तो कपास चाहिए, कॉटन चाहिए, उलेन चाहिए, कुछ ना कुछ भौतिक रासायनिक वस्तु, फिजियोकेमिकल थिंग चाहिए जिससे ये ज़रूरत पूरी की जा सके। आवास के लिए अगर घर बनाना है तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, रॉड, ये सारी चीज़ें यहाँ चाहिए जिससे वो घर बन सकता है। तो सुविधा वाली जितनी ज़रूरतें हैं इसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए। जबकि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को जब पूरा करने जाते हैं ना, उसके लिए हमारे अंदर विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव होना चाहिए। ये भाव अगर हो हमारे अंदर आपके प्रति स्नेह का, तो हम बहुत सहजता से उसको आपके साथ व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए किसी सुविधा की, किसी पैसे की, किसी संसाधन की बहुत ज़रूरत नहीं। अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव होने के लिए
इन भावों को समझने की ज़रूरत है। हर स्थिति परिस्थिति में ये भाव कैसे अपने में बने रह सकते हैं, उसका उपाय जानने की ज़रूरत है। अभी कठिनाई क्या होती है हमसे, आप अच्छे से बात कर रहे होते हैं तो मैं भी आपसे अच्छे से बात करता हूँ। आप जैसे ही नाराज़गी में हमारे साथ बोलना शुरू करते हैं, थोड़ी देर तक तो हम बर्दाश्त करते हैं, थोड़ी देर के बाद हम भी वैसा ही ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम शुरू कर देते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता है कि कब हमारी गाड़ी भी फिसल के गड्ढे में गिर गई। वो हमको पता ही नहीं चलता है। तो हमको ये दिखना जरूरी है कि हर स्थिति परिस्थिति में वो समझ अपने पास होने की ज़रूरत है, ताकि हमारा भाव विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसा स्थिर बना रह सके। और ये भाव हम विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का बनाए रखने का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरे के ऊपर उपकार कर दे रहे हैं। ये दिखता है कि विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भाव मेरी अपनी ज़रूरत है। एक क्षण के लिए भी मेरे अंदर अपमान होता है, द्वेष होता है, विरोध होता है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, दूसरे को बाद में जलाती है, हमको सबसे पहले जलाती है। तो अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा की जो आग है, ये दूसरे को बाद में जलाती है, हमको सबसे पहले जलाती है। इसलिए हर क्षण विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव से जो हम जीने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरे के ऊपर हम उपकार कर देंगे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक क्षण के लिए भी अपमान, विरोध, द्वेष होता है, मेरा अपना हाथ सबसे पहले जलता है, मेरे अंदर आग सबसे पहले लगती है, मेरा अपना दुख सबसे पहले शुरू होता है। ये बात हमको अपने लिए दिखाई देती है। तो मेरे विश्वास, सम्मान और स्नेह पूर्वक जीने से जो आपको अच्छा लगता है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो अतिरिक्त उत्पाद है, अतिरिक्त फल है। उसका इमीडिएट फल ये दिखाई देता है कि अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव बने रहते हैं तो मैं आराम में रहता हूँ। अपमान, क्रोध, द्वेष, विरोध, घृणा जैसे भावों को जैसे ही लाता हूँ, वो उसी क्षण से हमारे दुख का, हमारी परेशानी का, हमारी पीड़ा का कारण बन जाता है, कारण बन जाता है। तो हम इन भावों के साथ जीने की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई दूसरे के ऊपर उपकार कर दे रहे हैं। इन भावों के साथ जीने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मानव के रूप में ऐसा जीना ही हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। स्लाइड नंबर ये कहीं होगा 2022 के आसपास। देखो बंधन कहाँ है, नंबर नहीं है, ओहो गलती हो गया ना, वो पिछले वाले से देते तो आ जाता। बट पेज नंबर काउंट करके बता दो ना, 6ठे 7वें पे होगा, 7वें पे है ना जी, मिल गया। ये पूरी स्लाइड होगी एज इट इज। मिल गया सभी को, बढ़िया। ठीक है, मिल गया सभी को, नहीं मिल रहा है? अच्छा, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, देख रहे हैं। तो इसमें समझने की मुख्य बात आ जाएगा, तब तक हम इधर बात कर लेते हैं। इसमें समझने की मुख्य बात यह है कि ये दोनों तरह की आवश्यकता को पूरा करने का ढंग अलग अलग है। विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए सही समझ और सही भाव पर काम करने की जरूरत है। सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भौतिक रासायनिक वस्तु पर काम करने की जरूरत है। हम भौतिक रासायनिक वस्तु से विश्वास, सम्मान, स्नेह को पूरा करना चाहेंगे, समस्या में उलझ जाएंगे।
हम सही समझ और सही भाव भर से सोचेंगे कि भोजन, कपड़े और घर की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, हम समस्या में उलझने वाले हैं। हमको ये दिखना जरूरी है कि ये दोनों प्रकार की आवश्यकता अलग अलग है और दोनों के पूरा करने का ढंग अलग अलग है। इनफैक्ट आज के समय की जो एक बड़ी कठिनाई है, वो कठिनाई ये है कि हम इन भौतिक रासायनिक वस्तु से, सुविधाओं से सम्मान और पहचान को पूरा करने का कोशिश करते हैं। इन भौतिक रासायनिक वस्तुओं से हम सम्मान की ज़रूरत को पूरा करने का कोशिश करते हैं। सुविधा से सम्मान को जैसे ही सुनिश्चित करने जाएंगे, वैसे ही तुलना की मानसिकता आ जाएगी, जो माता जी कह रही थी कि सुविधा से ही अगर सम्मान चाहिए तो मेरे पास आपसे अधिक सुविधा होनी चाहिए, तभी तो सम्मान मिलेगा। तो हमको सम्मान चाहिए तो हम आपसे अधिक सुविधा का कोशिश करते हैं, आपको भी सम्मान चाहिए तो आप हमसे अधिक सुविधा का कोशिश करते हैं। तो आप हमको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, मैं आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस स्थिति में हम दोनों एक दूसरे को संबंधी के रूप में देखेंगे कि विरोधी के रूप में देखेंगे? विरोधी के रूप में देखेंगे। विरोध हमको अगर सहज रूप में स्वीकार नहीं है, जो बात पहले हो चुकी है, और हम एक दूसरे को विरोधी के रूप में देखेंगे, सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? दुखी रहेंगे। आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? तो ये दिखना जरूरी है कि सुविधा से सम्मान पाने की कोशिश में पहली चूक यही हो जाती है कि हर आदमी हमको विरोधी के रूप में दिखाई देता है, हर दूसरा व्यक्ति हमको विरोधी के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि उससे अधिक सुविधा होगी तभी तो हमको सम्मान मिलेगा, अगर सुविधा से ही मिलना है तो। दूसरी कठिनाई इसमें यह होती है कि अपनी सुविधा की आवश्यकता की पहचान ही नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है, वो हम पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? घर में रहने के हिसाब से, ऑफिस में काम करने के हिसाब से, रात में सोने के हिसाब से, टोटल मिला करके हमको कितने पेयर ऑफ क्लोथ्स चाहिए, ये हम पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? ये दिखता है। अपने भोजन की ज़रूरत को, हमको दिन भर में कितना भोजन चाहिए और उस तरह से महीने में कितना चाहिए, साल में कितना चाहिए, ये ज़रूरत हम पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? ये ज़रूरत पहचान पाते हैं तभी तो हम घर में 5 लोगों के लिए खाना बना पाते हैं और यहाँ 125-150 लोगों के लिए भी खाना बना ले रहे हैं। अगर वो ज़रूरत पहचान में नहीं आती तो खाना कैसे बना सकते थे? इसी प्रश्न को ये जो इतनी सहजता से पहचान पा रहे हैं ना, ऐसे ही घर में जितने रहने वाले लोग हैं उसके हिसाब से कितने कमरे चाहिए, डाइनिंग स्पेस कितना चाहिए, किचन कितना बड़ा चाहिए, रहने की जगह कितनी चाहिए, ये सारी ज़रूरतों को पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इसी प्रश्न को अब पलट करके तुलना में ला के पूछिए, हमारा कपड़ा आप सब लोगों से बेहतर होना चाहिए। अगर ये गोल हमने बना लिया, सम्मान को कपड़े से जोड़ करके ये गोल बना लिया कि मेरा कपड़ा आप सब लोगों से बेहतर होना चाहिए, अब अपने कपड़े की ज़रूरत को मैं खुद तय कर सकता हूँ या आप सब लोगों को देख के तय होगा कि हमारा कपड़ा कैसा होगा? और मज़े की बात है, इसमें लूप में कितना भी चलिए अंत नहीं होगा। आप 1000 रुपये का कपड़ा पहनते हैं तो हमारे लिए 1200 का कपड़ा गोल हो जाएगा। हम जैसे ही 1200 का कपड़ा पहनेंगे ना, आप सभी लोगों के लिए अब 1400 रुपये का कपड़ा गोल हो जाएगा हमसे आगे बढ़ने के लिए, वो लक्ष्य बन जाएगा। नहीं सफल हुए तो परेशान रहेंगे, सफल होकर 1400 अगर कर लिए ना तो मेरी परेशानी शुरू हो जाएगी कि अब उसको हमको कैसे 1500 का करना है। हम नहीं कर पाएंगे 1500 का तो हम दुखी और परेशान रहेंगे, कर लेंगे तो आप सब लोगों के लिए परेशानी शुरू हो जाएगी कि 1600 का कैसे करना है। ये दिख रहा है? ये लूप 10 करोड़ का भी कपड़ा खरीद के पहन लेंगे तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप 10 करोड़ का कपड़ा पहन लेंगे तो हमारे लिए 11 करोड़ का गोल बन जाएगा। मैं जैसे ही 11 का पहनूंगा आपके लिए 12 का गोल बन जाएगा। नहीं कर पाए तब तक तो हम अकेले परेशान रहते हैं।
जिस दिन कर लेते हैं उस दिन बाकी सबकी परेशानी का कारण बन जाते हैं कि नहीं। तो ये दिखना जरूरी है कि तुलना के हम जैसे ही उतरते हैं और सम्मान से हम सुविधा को जोड़ देते हैं, अब सुविधा की जरूरत भी पहचान में नहीं आती है। जब तक हम अपने परिवार की आवश्यकता को देख के घर की जरूरत पहचान रहे थे, तब तक तो घर पहचान सकते थे कितना चाहिए। जैसे ही आपने गोल उसको सम्मान से जोड़ दिया और ये बना लिया कि इस मोहल्ले का या इस जिले का या इस शहर का सबसे बढ़िया घर हमारा होना चाहिए, अब हमारे घर की साइज सिर्फ हमको देखने से तय होगी या बाकी मोहल्ले और शहर को देख के तय होगा? ये समझ में आता? हमको आने जाने के हिसाब से कैसी गाड़ी चाहिए, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहचानेंगे तो हम पहचान सकते हैं। चाहिए भी कि नहीं चाहिए ये भी पहचान सकते हैं, और चाहिए तो कैसी चाहिए ये पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको स्टेटस सिंबल बना दिया, उसको पहचान का मुद्दा बना दिया, उसको सम्मान का मुद्दा बना दिया, तो सम्मान तो सबको चाहिए, तो अब हमारी गाड़ी आपसे बेहतर होनी चाहिए। तो इस मानसिकता में पड़ते ही अब हमारी गाड़ी की ज़रूरत हमसे नहीं तय हो सकती, आप सब लोगों को देख के तय होगी। तो उसी को यहाँ लिखा है कि सुविधा से सम्मान पाने के प्रयास में हम तुलना की मानसिकता में उलझ जाते हैं। हर आदमी हमको कंपटीटर के रूप में, विरोधी के रूप में दिखाई देता है। और दूसरी बात ये लिखी है कि सुविधा की आवश्यकता ही अब हमारी तय नहीं होती है कि कितनी सुविधा चाहिए हमको, कितनी सुविधा चाहिए ये ज़रूरत ही नहीं तय होती। अच्छा, एक बार सुविधा कितनी चाहिए हमको ये ज़रूरत ही नहीं तय हो पा रही है, तो हमको कभी भी लगेगा पूरी ज़िंदगी में कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक सुविधा है? अगर वो बेसलाइन ही हमको नहीं पता है, वो रेफरेंस लेवल ही हमको नहीं पता है कि क्या चाहिए हमको, तो इकट्ठा चाहे जितना भी होता चला जाए, कमाते चाहे जितना भी हम चले जाएं, हमको कभी ये पता ही नहीं चलता है कि वो बेस लाइन से हम ऊपर हुए कि नीचे ही पड़े हैं। वो जो बेस लाइन है, अगर उसी का हमको पता नहीं है, अपनी सुविधा की आवश्यकता का ही हमको पता नहीं है, तो ये कैसे होगा कि हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक है? हो पाएगा? और जब भी हमको लगेगा कि हमारे पास हमारी आवश्यकता से कम है, तो अपने अंदर समृद्धि रहेगी कि अभाव महसूस होगा? जब भी हमको ये लगेगा कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम सुविधा है, तो अपने अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी कि अभाव महसूस होगा? ये दिखता है। तो सुविधा की आवश्यकता तय नहीं होने से हम अभाव की मानसिकता में उलझ जाते हैं। और दुर्भाग्य ये हो गया है आज के दिन आदमी का कि आदमी हर चीज में तुलना करने पे आ गया। हर चीज में तुलना करने की प्रवृत्ति हमारी इतनी गहरी होती जा रही है, कपड़े से लेके, घड़ी से लेके, मोबाइल से लेके, जूते चप्पल से लेके, गाड़ी से लेके, एक एक चीज़ों में वो तुलना है, एक एक चीज़ों में वो तुलना है। और वो तुलना की प्रवृत्ति से हमको ये दिखता नहीं है कि कितने तरह की समस्या हम एक दूसरे के लिए खड़ी करते जा रहे हैं। ये जो ऊपर कंपटीशन और कॉपरेशन की बात लिखी है ना, ये सवाल हम बार बार पूछते रहते हैं हर किसी से कि आप देखिए कि हमारा एक दूसरे के साथ जीते हुए विकास कब अच्छे से होगा? जब जो हमको ठीक ठीक समझ में आता है वो आपको समझने जीने में सहयोग कर दें, जो आपको आता है वो हमको समझने सीखने जीने में सहयोग कर दें। एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये है कि जो मुझे आता है वो आपसे छुपा के रखें, जो आपको आता है वो हमसे छुपा के रखें। तीसरी स्थिति ये है कि जो हमको आता है वो आपको गलत बता के मिसगाइड कर दें, और जो आपको आता है वो हमको गलत बता के मिसगाइड कर दें। ये तीनों में सबसे अच्छा विकास किस में होगा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। विश्वा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
7th में, बढ़िया। तुमसे सवाल पूछते हैं। तुम बताओ कि तुम भी 7th में हो, मान लो मैं भी 7th में पढ़ता हूँ। हम दोनों को बढ़िया पढ़ाई कब होगी? जब जो तुमको समझ में आता है तुम हमको समझा दो, जो हमको समझ में आता है वो हम तुमको समझा दें। ये समझ में आया? पहला ऑप्शन है कि जो तुमको समझ में आता है वो तुम हमको समझा दो, जो हमको समझ में आता है वो हम तुमको समझा दें। दूसरा ऑप्शन है जो तुमको समझ में आता है वो हमसे छुपा लो, जो हमको समझ में आता है वो तुमसे छुपा लें। तीसरा ऑप्शन है कि जो तुमको आता है वो हमको गलत बता दो, और जो हमको आता है वो तुमको गलत बता के मिसगाइड कर दें, गुमराह कर दें। इसमें से कौन से वाले में जीना ठीक है? फिर से दोहराऊं क्वेश्चन? फिर से रिपीट करूं क्या पूछ रहा हूं मैं? हिंदी आती है? तो देखो, एक ऑप्शन है कि जो तुमको समझ में आता है वो हमको समझा दो, जो मुझे आता है वो तुमको समझा दें। एक ऑप्शन ये है। समझ में आया ये पहला ऑप्शन? बढ़िया। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो तुमको समझ में आता वो हमको छुपा लो, हमसे मत बताओ। जो हमको समझ में आता है वो तुमको नहीं बताएं हम। तीसरा ऑप्शन है कि जो तुमको समझ में आता है हमको गलत बता दो, जो हमको समझ में आता है वो तुमको गलत बता दें। ये तीनों में से किस में जीना ठीक है? हमको बताओ ना, हम सुनेंगे। गुजराती बोल ले, दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ, एग्जाम थोड़ी ले रहे तुम्हारा जो फेल कर देंगे जी हम। पहला वाला पक्का? करती कौन सा हो आज के दिन? आप देखिए, कंपटीशन के नाम पर आज के दिन, इस तुलना की मानसिकता के नाम पर आज के दिन हम या तो दूसरा वाला करते हैं या तीसरा वाला करते हैं। पहले वाले का तो नंबर ही नहीं आता है जी। तो जो कॉपरेशन से विकास हो सकता था हम वो संभावना ही खत्म कर देते हैं इस प्रतिस्पर्धा को, इस कंपटीशन को क्रिएट करके। मैं हर बार ये बात कहता रहता हूँ कि तुलना की मानसिकता में उलझेंगे ना तो कभी भी आवश्यकता तय नहीं हो सकती। जैसे आज के दिन आदमी अपने घर में बच्चे की शादी भी करता है ना, तो वो भी इस तुलना से शुरू करता है कि दूसरे वाले से बेहतर होना चाहिए। तो आपने अपनी शादी में 15 लाख खर्च किया था, तो वो मेरा बॉटम लाइन बन गया, अब हमको 16 करना है। मैं 16 नहीं कर पाया तब तो परेशान रहूँगा ही। कर लिया 16 तो अब आपके लिए वो रेफरेंस हो गया, अब आपको 17 करना है, 18 करना है। ये लूप कहीं जाके ख़त्म नहीं होगा। 50 लाख भी हम करने लगेंगे तो अगले के लिए 51 बनेगा, वो 51 कर देगा तो हमारे लिए 52 बन जाएगा। हमको ये समझना जरूरी है कि ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसमें फंस करके हम कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते। ये समझना जरूरी है, ठीक है? मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि अगर अपने शरीर की सुविधा के हिसाब से देखेंगे तो कपड़े की ज़रूरत को हम पहचान सकते हैं। इसी की जगह ये गोल बना लीजिए कि इस पार्टी का सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस हमारा होना चाहिए, इस पार्टी का सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे बेहतर ड्रेस हमारा होना चाहिए। जैसे ही ये गोल बनता है ना, घर में रखे हुए सारे कपड़े बेकार लगने लगते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उठ के किसी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। अच्छा, इतनी वैरायटी आज के दिन हो गई है कि उसमें से एक कपड़ा निकाल के ले आना जो है ना, वो किसी रावण को युद्ध में हराने से कम नहीं है कि नहीं? उसकी कठिनाई उसी को पता चलती है जो उसमें घुसता है। मैं बार बार कहता हूँ, आज के दिन की जो समस्या है ना, वो समस्या ये नहीं है कि सुविधाओं का बहुत अभाव है, वो समस्या ये है कि इन सारे में से किस एक को चुने, क्योंकि पहन तो एक ही सकते हैं जी। वो समस्या ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है। तो पहली चीज़ ये होती है कि
जैसे ही हमारा तुलना का मानसिकता होता है, एक्सक्लूसिव होने का, दूसरों से बेहतर होने का, जैसे ही डिजाइन हम बनाते हैं, घर में रखे सारे कपड़े बेकार हो जाते हैं। इस रूप में सुविधा की आवश्यकता तय नहीं होती। अच्छा, मान लीजिए खूब मेहनत करें आप, बढ़िया तैयार भी हो लें, ठीक है, एक्सक्लूसिव ड्रेस पहन लें, बढ़िया तैयार हो लें, सारा ऊपर से नीचे मैचिंग करके पार्टी में पहुँचें, कोई आपको उसको देख करके अप्रिसिएट नहीं करे, अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अगर दूसरे उसको देख के अप्रिसिएट नहीं करें तो आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं? तो ये दिखता है कि हमारा तनाव बढ़ जाता है। आदमी बड़े मेहनत से घर बनाया हो, आप घर जाके उसकी प्रशंसा नहीं करिए घर की, बीसियों तरह से वो बताने की कोशिश करेगा कि किसी तरह से घर पर ध्यान दे करके दो चार तो बातें बोल जाओ। वो हमारे यहाँ एक पुरानी कहानी कहते हैं कि किसी महिला ने अपने घर में आग लगा लिया, तो जब वो आग बढ़ गई तो लोग बुझाने के लिए आए, तो कहते हैं कि वो जब सब तरफ से लोग बुझा रहे थे तो बीच में महिला अपना दोनों हाथ उठा करके जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बुझाओ बुझाओ बुझाओ, ठीक है। किसी ने उसको दोनों हाथ देख के कहा, माता जी ये कंगन कब खरीदे सोने के दोनों हाथ में? तो उन्होंने कहा, बेटा पहले इसकी प्रशंसा कर देते तो आग लगाने की जरूरत क्या थी घर में? तो क्या है कि हम जो सारा मेहनत कर रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए ना, दूसरा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे, एप्रिशिएट नहीं करे, प्रशंसा नहीं करे, तो लगता है सारी मेहनत बेकार हो गई। अच्छा, करे कौन प्रशंसा जी? यहाँ तो हर आदमी दूसरे को दिखाने में लगा हुआ है, देखने की फुर्सत किसको है? और देख करके अगर कुछ कहता भी है ज़्यादातर समय, तो इस मजबूरी में कहता है कि लौट करके तुम भी हमको कल एप्रिशिएट करना। तो ये दिखता है कि कोई एप्रिशिएट नहीं करे तो हम तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि हमारी आवश्यकता ही तय नहीं होती। दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई उसको एप्रिशिएट नहीं करे, रिकॉग्नाइज नहीं करे, तो हम तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, टेंशन बढ़ जाता है। उसके आगे देखिए, मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने आपको एप्रिशिएट भी किया, ठीक है, आपने सोच रखा था कि पार्टी का सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस हमारा होना चाहिए, लोगों ने आके बहुत एप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छे दिख रहे हो और बहुत बढ़िया है तुम्हारा सब। उसी समय आपको कोई दूसरा ऐसे ड्रेस में दिख जाए जो आपसे बेहतर ड्रेस पहने हुए है। ईर्ष्या, सवाल भी नहीं पूछने देते। तो ये दिखना जरूरी है कि उसको देख करके हमारे मन में सम्मान के बदले ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, जेलसी पैदा होती है। तो पैदा करना चाहते थे सम्मान, पैदा कर रहे हैं ईर्ष्या। चाहते थे हम परस्परता में एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक जीना, डिजाइन ऐसा बना लिए हैं जो जाने अनजाने ईर्ष्या पैदा करने का काम कर रहा है। तो दूसरा जैसे ही कोई हमको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता ना, ये ईर्ष्या सुलन शुरू हो जाती। मैं बार बार कहता हूँ, आपने अगर सोच रखा है कि आपका घर इस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर होना चाहिए, जब तक बना हुआ है तब तक तो ठीक है। जैसे ही दूसरा कोई अपना घर बनाना शुरू करता है ना, घर बनेगा बाद में, उसकी नींव देख करके ही अगर हमको ये डाउट होना शुरू हो जाता है कि हमसे बड़ा घर बना लेगा, समस्या उसी दिन से शुरू हो जाती। बनेगा मकान बाद में, अभी तो नींव बनना शुरू हुआ है। जैसे जैसे उसका मकान का हाइट बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो ये दिखना जरूरी है कि आगे जब बढ़ेगा तो बाद में बढ़ेगा। तैयारी ही जिस दिन से शुरू करता है और वो संभावना ही हमको जैसे दिखती है कि वो पीछे छोड़ देगा, उसी समय से दुख शुरू हो जाता है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आता ना, वो तो ज़िंदगी भर दुखी रहता है, ये सोच के कि फर्स्ट आ जाते तो बड़ा ज़िंदगी में सुख हो जाता। हम में से जो लोग अपने क्लास में फर्स्ट आए हुए होंगे ना, उनको भी दिखता होगा कि उस फर्स्ट पोजीशन को बनाए और बचाए रखने का भी पर्याप्त भय और दुख होता है कि नहीं। तो ये दिखना जरूरी है कि एक तो 100 लोगों में से किसी एक को हम
पैसे के आधार पर, पद के आधार पर, कपड़े के आधार पर पहचान और सम्मान दे रहे हैं, और 99 लोगों में ईर्ष्या, जलन और जेलसी पैदा हो रहा है, तो जिस कमरे में 100 में 99 लोग ईर्ष्या और जलन में घूम रहे हों, वो कमरे का माहौल नॉर्मल रहेगा कि अब नॉर्मल रहेगा? जिस परिवार में, जिस समाज में 100 में से 99 आदमी इस कारण से ईर्ष्या में घूम रहा है, फ्रस्ट्रेशन में घूम रहा है, वो एक आदमी को भी ठीक से जीने देगा क्या? फिर हमको लगता है समाज में समस्या बढ़ रही है, परिवार में समस्या बढ़ रही है। बढ़ेगी जी, बढ़ेगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो तुलना हम करते हैं ना, इस तरह का जो कंपैरिजन करते हैं, ये हम कोई मोदी जी से तुलना नहीं करने जाते अपनी। जिन लोगों के साथ हमारा रोज का जीना है ना, घर से लेकर के ऑफिस से लेके पड़ोस तक, उन अपने लोगों के बीच में ही ये तुलना की मानसिकता हमारी सबसे ज़्यादा रहती है। ये जो तुलना की प्रवृत्ति है ना, जिन अपने लोगों के साथ हम घर परिवार में जी रहे हैं, पड़ोस में जी रहे हैं, काम करने की जगह पर जी रहे हैं, उन अपने लोगों के बीच में ही ये तुलना की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। और उसके कारण अपने अंदर तनाव होना, अगले में तनाव होना और परस्पर ईर्ष्या और जलन होना, ये लगातार बना रहता है। तो एक तरफ हम साथ रहते भी हैं, स्नेह सम्मान जैसे भाव से जीना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ जीने का डिजाइन ऐसा बना लिए हैं जो स्नेह और सम्मान के बदले ईर्ष्या को, जलन को, दूसरों के साथ विरोध को पैदा करता रहता है, पैदा करता है। इस डिजाइन की एक बड़ी प्रॉब्लम ये दिखती है कि कितना भी बड़ा घर बना लीजिए, कितनी भी बड़ी गाड़ी खरीद लीजिए, कितने भी महंगे कपड़े पहन लीजिए, कितने भी महंगे मोबाइल हाथ में ले लीजिए, अगर तुलना की मानसिकता है, सामान से ही सम्मान पाने की मानसिकता है, जैसे ही आपसे बड़ी गाड़ी वाला आपको दिखेगा, आपके अंदर एक समस्या शुरू हो जाएगी, एक हीन भावना शुरू हो जाएगी। तो तुलना की मानसिकता के साथ अपने से आगे वाले को देख करके एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, एक हीन भावना पैदा होती है। और अपने से कम वाले को देख करके एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, एक अहंकार पैदा होता है। तो अपने से कम वाले को देख के अहंकार पैदा होता है, अपने से अधिक वाले को देख करके हीन भावना पैदा होती है। दोनों ही स्टेट में हम नॉर्मल या नेचुरल या स्वाभाविक गति में नहीं रह पाते। हीन भावना में हैं हम तब भी नॉर्मल नहीं हैं, अहंकार में हैं तब भी हम नॉर्मल और नेचुरल स्टेट में नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि इस तुलना की मानसिकता के साथ देखते हैं ना, तो अपने से कम को हम अपने साथ जीने लायक नहीं मानते, और अपने से अधिक वाला हमको अपने साथ जीने लायक नहीं मानता। तो तुलना की मानसिकता के साथ जो हमसे अधिक है वो हमको अपने साथ जीने लायक नहीं मानता, और जो हमसे कम है उसको हम अपने साथ जीने लायक नहीं मानते। तो आधे उधर छूट गए, आधे इधर छूट गए, फिर हमको लगता है हम जिंदगी में अकेले बच गए हैं, कोई हमारे साथ नहीं बचा है। कैसे बचेगा जी? सर जी जी। समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी हमारे तुलनीय है जो हमारे माइक चेंज करना होगा या समानशील व्यसनेषु सख्यम, ऐसा संस्कृत में है। जो समानशील वाले, जिसकी आपत्तियां समान है, समान लेवल पे जी रहे हैं। जैसे मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास के साथ ही दोस्त बनेगा और दोस्ती बनाएगा, और उनको करना चाहिए, न कि अपर क्लास वाले को, कम वाले को। तो ये एक भावना संभावना बन सकती है जिसमें जलन और ईर्ष्या कम होगी और परस्पर सहयोग होगा कि वो भी मेरे जैसा है, मैं भी उसके जैसा हूँ, करीब करीब। अभी धीरे धीरे इसमें बात करेंगे इस मध्यस्थ दर्शन की दृष्टि से, तो ये देखेंगे कि मानव वस्तुतः एक जैसा है। हम जब बात करेंगे इस पर ना, तो हम इसी पर बात करेंगे कि अभी धन के आधार पर, पद के आधार पर, जाति के आधार पर, रूप के आधार पर, भाषा के आधार पर
जो हमने ये आदमी को अलग अलग बांट दिया है और अलग अलग कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये वस्तुतः आदमी अलग अलग है कि एक जैसा ही है। उदाहरण के लिए अभी जो इतनी सारी बात हम लोगों ने मानव के बारे में किया कि मानव, मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है, उसकी दो प्रकार की आवश्यकता है। मैं की आवश्यकता सुख, विश्वास, सम्मान जैसी, शरीर की आवश्यकता सुविधा, भोजन, कपड़े जैसी। ये सुख जैसी आवश्यकता निरंतर है, इसकी मात्रा की बात नहीं हो सकती, ये सही समझ और सही भाव से ही पूरा होगा। और सुविधा की आवश्यकता टेम्पररी है, समय के साथ ज़रूरत पड़ती है, इसकी एक मात्रा की बात की जा सकती है और इसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए। ये जो मानव के बारे में हमने अभी पढ़ा, अब आप लौट के ये देखिए कि ये सिर्फ हिंदू के लिए सही है कि मुसलमान के लिए भी सही है, ये सिर्फ भारतीय के लिए सही है कि अमेरिकन के लिए भी सही है, ये सिर्फ पुरुष के लिए सही है कि स्त्री के लिए भी सही है, ये बिना पैसे वाले के लिए सही है कि पैसे वाले के लिए भी सही है, ये जो प्रिंसिपल टीचर नौकरी पा लिए हैं उनके लिए ही सही है या जो नौकरी नहीं पाए हैं उनके लिए भी सही है। ये दिखना शुरू होता है कि मानव को मानव की तरह जब हम समझने का काम शुरू करते हैं तो पूरी मानव एक जाति के रूप में एक जैसा दिखाई देता है। उसमें जो हम धन के आधार पर, पद के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो भेद खड़ा कर दिए हैं, वो भेद समस्या है, वो भेद समस्या है। लौट करके इस बात को और करेंगे, पर अभी तो हम इस बात पर थे कि तुलना की मानसिकता के साथ जब हम जीते हैं तो कितना भी हम उस रेस में आगे आ जाएं, अपने से अधिक वाले को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा ही। तो 1000 करोड़ भी अगर कमा लिए हैं ना, 1500 करोड़ वाले को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा अगर तुलना की मानसिकता है तो। लाख रुपया कमा रहे हैं ना, 1.5 लाख वाले को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा अगर तुलना की मानसिकता है तो हमको ये पकड़ना जरूरी है कि तुलना की मानसिकता के लूप में हम कितना भी दौड़ लें, फंसे रहने की गारंटी है। क्योंकि मोहल्ले का सबसे बड़ा हो जाते हैं तो शहर का होना है, शहर का हो जाते तो राज्य का होना है, राज्य का हो जाते तो राष्ट्र का होना है, राष्ट्र का हो जाते तो दुनिया का होना है। उस बीच में कहीं ना कहीं अपनी शरीर यात्रा ही खत्म हो जाती। इस रेस में दौड़ते दौड़ते किसी जगह पर हम ही खत्म हो जाते, हमारी ही शरीर यात्रा पूरी हो जाती। तो ये समझना जरूरी है कि तुलना की प्रवृत्ति के साथ दौड़ करके कितना भी हम कोशिश करें, जहाँ जहाँ भी आगे बढ़ते जाते हैं उससे आगे वाले के साथ तुलना होती ही रहती है, इसलिए ये सारी समस्या बनी ही रहती है। उसी तरह से तुलना किन किन चीज़ों में करेंगे जी? आप धन में अच्छा हो गए, बहुत अच्छी बात है। रूप में आदमी तुलना शुरू कर देता, रूप में तुलना हो गई, पढ़ाई लिखाई की डिग्री में तुलना शुरू कर देता। पढ़ाई लिखाई की डिग्री में आप कुछ कर लीजिए, मोबाइल है, जूते हैं, चप्पल है, गाड़ी है, ये सबसे भी जब अपना हो जाता है तो बेटा कहाँ पढ़ता है, इस पर तुलना शुरू हो जाती है। ठीक है, बेटा पढ़ने में कैसा है, इस पर तुलना शुरू हो जाती है। और ये तुलना इतनी गहरी हो गई है कि हम घर में अपने 2 बच्चों के बीच लगातार तुलना करते रहते। हमको दिखाई नहीं देता है कि वो तुलना करने से उनका आपस का संबंध ठीक होगा कि विरोध होगा। हम एक बार पुणे में एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे बच्चों का, और ये सवाल हम उसके बाद से सब जगह पूछते रहते, वही उत्तर आता है कि हमारा बच्चा जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है और घर लौट के आता है ना, तो हम पूछते हैं बेटा कितने नंबर आए, अपना नंबर कुछ बताता है कि नहीं? घर आते हैं तो पेरेंट्स रिजल्ट पूछते हैं, पूछते हैं नहीं पूछते? पूछते हैं तो हम रिजल्ट बता देते हैं। उसके बाद क्या पूछते हैं? कौन सा रैंक लगा या साथ वालों के कितने नंबर आए। एक ही सवाल है, जिस तरह से भी उसको पूछिए। ठीक, और अगर आपके साथ वालों के नंबर आपसे कम आए हैं तब तो ठीक है, आपसे अगर अधिक आ गए हैं तब क्या होता है? एक लंबा लेक्चर सुनने को मिलता है। मैं सभी बच्चों से पूछता हूँ कि जब तुमको अपने दोस्त के कारण घर में इस तरह से लंबा लेक्चर सुनने को मिलता है
उस दोस्त के प्रति स्नेह का भाव आता है कि विरोध का भाव आता है? उत्तर बहुत साफ है ना। घर के अंदर भी ये दिखाई देता है कि हम ये जो स्टेटमेंट बार बार देते रहते हैं ना, इस उम्र में तो बेटी ऐसी थी तुम ऐसे हो, इस उम्र में तो बेटा ऐसा था तुम ऐसे हो, उसको पढ़ने के लिए एक बार भी नहीं कहना पड़ता, तुम्हारे पीछे तो परे परे परेशान हो गए हैं, वो जिम्मेदार है तुम गैर जिम्मेदार हो। ये घर के अंदर भी जो हम कॉन्स्टेंटली तुलना करते रहते हैं ना, धीरे धीरे दिखाई देता है कि उस तुलना में जिसको भी हम कम बताते रहते हैं, धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है, और वो अपने भाई या बहन का मुंह नहीं देखना चाहता, क्योंकि लगता है समस्या इसी के कारण। हमको लगता है हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये तुलना करके। हमको ये पहचानना जरूरी है कि तुलना की मानसिकता में समान सुविधा से सम्मान पाने में, सामान से सम्मान पाने में हम तुलना की मानसिकता में उलझ जाते हैं। फिर हमारी कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की, दूसरों को विरोधी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बन जाती है। अपनी सुविधा की आवश्यकता अब हम तय नहीं कर सकते। दूसरा हमको एप्रिशिएट नहीं करे तो लगता है सारा मेहनत बेकार हो गया और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा हमसे आगे निकल जाए या आगे निकलने की तैयारी भी कर डाले तो हमको ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगता है, जेलसी होने लगती है। अपने से अधिक वाले को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, अपने से कम वाले को देख करके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। दोनों ही हालत में हम दूसरे को अपने जैसे मानव के रूप में नहीं देख पाते हैं, नहीं स्वीकार पाते हैं, और एक संबंधी के रूप में जीने का काम नहीं हो पाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि ये तुलना सबसे ज़्यादा उन्हीं जगहों पर होती है जहां हम जीने का काम कर रहे हैं। और जितनी बार भी हम इस तुलना की प्रवृत्ति के तहत दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, दूसरे को कम बताने का काम करते हैं, दूसरा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि रुको अभी अवसर आएगा तब बताएंगे तुमको। और दूसरी जगहों पर, तीसरी जगहों पर वो अलग अलग तरह से उसका रिएक्शन करता हुआ दिखाई देता है। जी जी जी, अब बताइए। जी, मैं अभी कानपुर से आ रहा था सार के बाद में, तो ट्रेन में मुझे दिल्ली के बाद में एक पेयर मिला। तो मैंने पूछा सहज रूप से आप कहाँ जा रहे हैं, तो आंसर दिया कि मैं कोटा जा रहा हूँ। फिर प्रश्न किया कि भाई क्या क्या बात है, तो बोले मेरे वहाँ बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कहानी में ये बताया गया कि बच्चे के जो बड़ा भाई था उसके 97% आए थे किसी टेस्ट में, जो टेस्ट होते हैं क्वार्टरली वगैरह, और उस छोटे वाले के बच्चे के 92 ऐसा कुछ आए थे। 2 या 3% की बात थी। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है। नहीं, वो मेरे दोनों बच्चे अलग हो गए हैं और घर में श्रीमती जी जो दोनों को मिल के खाना बना रही थी वो भी बड़े संकोच में पड़ गई है। वो बड़ा बच्चा डांटता है कि तू कम नंबर क्यों लाया, जबकि मैं भी तेरे बराबर पढ़ता हूँ, पैसे भी हमको माता पिता बराबर दे रहे हैं, तू मेरे बराबर नंबर क्यों नहीं लाया। बस इस बात को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट हुआ। उस बच्चे ने जो है एक दिन नाइट में कुछ सुसाइड करने की कोशिश करी, तो वहाँ के कुछ लोग इकट्ठे हुए और फिर उसको बचाया। और अभी उसका पिताजी इस बात को लेकर के जा रहा था। तो काफ़ी भावुकता से मेरे सामने रोने भी लग गए कि बोले सर क्या कोई तरीका हो सकता है दुनिया में कि अच्छा डॉक्टर भी बने और कंपटीशन ना हो। और दोनों बच्चों में तो डिस्पैरिटी आ गई है। तो जो कॉम्पिटेंस है वो कंपटीशन में कैसे बदल गया और पूरा क्रैश हो गया उनका करियर, जिसमें से एक बच्चा अभी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स में आ गया है। ये घटना मेरे सामने अभी 6-7 दिन की पहले की है। वही है, तुलना की प्रवृत्ति के साथ देखेंगे ना तो जो आईआईटी में नहीं जाते बेचारे वो तो दुखी रहते ही, ठीक रहते ही हैं। 6 महीना साल भर तक डिप्रेशन में घूमते रहते हैं।
जो चले जाते हैं ना, उनका भी हालत कोई बहुत बेहतर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ आप आपस में कंपटीशन करते हैं और वहाँ का कंपटीशन ज़्यादा टफ है। स्कूल का टॉपर होना तो आसान है, आईआईटी के किसी ब्रांच में टॉपर होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो सब अपनी अपनी जगह के टॉपर आए हुए हैं। अच्छा, जो बेचारे अपनी जगह के टॉपर हुआ करते हैं वो एक दिन आके यहाँ फेल हो जाते हैं। कई लोग तो स्वीकार ही नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भी और क्लास में नीचे हो जाएं। वो जो पूरे समय सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने का आदत हो गया है, उनको वो कोप अप करने में ही कठिनाई होती है जी, कोप अप करने में ही कठिनाई होती है। और वो सब जगह खड़ा हो गया है। घर के अंदर देखिएगा ना, आज के दिन तो भाई भाई में बहुत सारा तुलना है, पति पत्नी के बीच तुलना है, दो बच्चों में तुलना है, पड़ोसियों के साथ तुलना है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तुलना है। और तुलना की मानसिकता के साथ कोई पीछे नहीं रहना चाहता। तो हम भी आप सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी हम सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों उस समस्या से ग्रस्त हैं। बढ़ जाएं, जब तक नहीं बढ़ पाएं तब तक तो प्रॉब्लम रहती ही है। बढ़ भी जाएंगे, प्रॉब्लम कम नहीं होती, क्योंकि अब हम दूसरों से तुलना शुरू कर देते हैं, तीसरे से तुलना शुरू कर देते हैं, चौथे से तुलना शुरू कर देते हैं, तो हम फंसे ही रहते हैं। दूसरा, 100 में 99 आदमी को जो हमने पीछे छोड़ दिया और उसके अंदर हमारे लिए ईर्ष्या पैदा हो गई है, जलन पैदा हो गया है, द्वेष पैदा हो गया है, वो जहाँ मौका मिलेगा हमारा टांग खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जहाँ मौका मिलेगा हमारे लिए समस्या पैदा करेगा कि नहीं करेगा? हमको ये दिखना जरूरी है कि इस विधि से अगर हम 125-150 लोगों में से एक आदमी को सम्मान दे रहे, बाकी 149 को नालायक का ठप्पा लगा रहे हैं, तो बाकी 149 फ्रस्ट्रेटेड रहेगा कि नहीं रहेगा? परेशान रहेगा कि नहीं रहेगा? और जहाँ 149 आदमी परेशान है, वो एक को भी ठीक से जीने देगा क्या? संभव भी है क्या? वो एक आदमी भी अच्छा होगा तो किस किस चीज़ में अच्छा होगा? 10 चीज़ें ऐसी होगी जिसमें आप हमसे अच्छे होंगे। हो सकता है म्यूजिक में आप अच्छे हो सकता है पेंटिंग में आप अच्छे हो सकता है आप ड्रामा में अच्छे हो सकता है आप थिएटर में अच्छे हो। किस किस चीज़ में आदमी अच्छा होगा जी? ये संभव भी है कि हर चीज़ में एक आदमी अच्छा हो जाए, सबसे दूसरों से बेहतर हो जाए? कैसे पॉसिबल है? बात उसके पिता ने मेरे को आखिरी में बोली कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि वो बच्चा, मुझे उसको नीट में नहीं भेजना था और उसकी इच्छा थी कि मैं पेंटिंग के क्लास में बड़ौदा जाऊं, यहाँ पर कोई कॉलेज है उसका। तो बच्चों की जो इनर जो ज़ील ऑफ लर्निंग है, उसको यदि अपन आइडेंटिफाई समय पर नहीं कर पाते हैं और हमारी महत्वाकांक्षा को ऊपर लाद देते हैं, तो बच्चे के साथ में हम लोग कर गए उसका काम। वो तो एक और इशू है कि जो अपेक्षाएं हमारी नहीं पूरी हुई हैं, हम सब चाहते हैं बच्चा पूरा कर दे। हम ये भूल जाते हैं कि पिताजी जो जो अपेक्षा हमसे रखे थे और माताजी वो हम पूरा किए कि नहीं किए, वो हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं तो बचा खुचा दादाजी वाला और हमारा वाला, दादा दादी का और मम्मी पापा का, वो सब अपेक्षा ये बच्चा पूरा कर दे। कैसे संभव है जी? 100 बच्चों के क्लास में अगर फर्स्ट आने की बात करेंगे, कितना भी अच्छा आप सब मिलके पढ़ा दीजिए, फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा ना जी। हमको समझना जरूरी है कि तुलना की मानसिकता में डिजाइन फॉल्ट है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम पढ़ रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। खूब पढ़ें, 18 घंटे पढ़ें, 24 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा। आईआईटी में 10,000 सीट है तो 10,000 का ही सिलेक्शन होगा ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट नहीं होने चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई ठीक नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि समझने को गोल बनाएंगे ना तो हर बच्चा समझ सकता है। फर्स्ट आने को गोल बनाएंगे ना तो हर बच्चे के परेशान रहने की गारंटी है, गारंटी है। जो बात हम कर रहे हैं हर आदमी के सुख समृद्धि पूर्वक जीने का, ये समृद्धि एक आदमी की ज़रूरत है या हर आदमी की ज़रूरत है? और हर आदमी, अगर ज़्यादातर लोग अगर इस तुलना की मानसिकता के कारण
सुविधा की आवश्यकता को नहीं पहचान पा रहे हैं और अभाव में जी रहे हैं, तो अभाव की मानसिकता के साथ वो दूसरों को परेशान करने की सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आज के दिन आपको शहरों में दिखाई देगा, अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए बच्चे रोड पे चेन छीनते हुए दिखाई देते हैं दिल्ली में, कानपुर में, जिनके पास बढ़िया इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो ये समझना जरूरी है कि सामान से, सुविधा से सम्मान पाने के प्रयास में हर दूसरा आदमी हमको अपने विरोधी के रूप में दिखाई देता है। अपनी सुविधा की आवश्यकता तय नहीं हो पाती। सारा मेहनत करके भी आदमी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे तो हम तनाव में ग्रस्त रहते हैं। दूसरा हमसे आगे निकल जाए या निकलने की संभावना भी दिखने लगे तो हमको ईर्ष्या, जलन, द्वेष पैदा होने लगता है। दूसरा हमसे पीछे हो तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकार आता है। दूसरा हमसे आगे निकल जाए तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आती है। इस पूरे डिज़ाइन के डिस्कशन का निष्कर्ष इतना ही है कि सुविधा सम्मान पाने के लिए नहीं है, सुविधा शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। सुविधा से सम्मान पाने का कोशिश करेंगे तो सुविधा की आवश्यकता भी नहीं पहचान में आएगी और सम्मान के बदले ईर्ष्या, जलन, द्वेष, विरोध, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने में तनाव, ये सब पैदा होने वाला है। ये सब पैदा होने वाला। ये डिज़ाइन फॉल्ट समझना जरूरी है। इस डिज़ाइन की जो मूलभूत समस्या है उसको पकड़ना जरूरी है। और एक बार वो पकड़ में आता है तो अपने लिए ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ, किन किन जगहों पर हम इस लूप में फंस गए हैं, उलझ गए हैं। दूसरे कहाँ इसमें फंसे हुए हैं इसको देख के कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आप इसमें कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, ये कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, ये देखने से कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है। समाधान इस बात को देखने से मिलेगा कि हम इस लूप में, इस चक्र में कहाँ कहाँ फंस गए। कहीं हम भी तो अपने कपड़े, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने जूते, अपने चप्पल, अपने मोबाइल, अपने बच्चे की शादी, अपने लाइफ स्टाइल, ये सबको दूसरों की तुलना में तो नहीं धकेल दिए। कहीं हम भी दूसरे के घरों में अलग अलग चीज़ों को देख करके उससे बेहतर हमारा घर हो जाए, हमारी टीवी हो जाए, हमारा पर्दा हो जाए, हमारा एसी हो जाए, ठीक, इस डिज़ाइन में तो नहीं उलझ गए। हम अपनी शरीर की आवश्यकता को पहचान के, अपने परिवार की आवश्यकता को पहचान करके सुविधाओं को देख रहे हैं या दूसरों से तुलना के चक्र में उलझ गए हैं। इस बात को अपने लिए पहचानने और देखने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ भी वो लूप हमको दिखाई देता है उससे बाहर निकलने के लिए, 1 मिनट दीजिएगा हमको, उससे बाहर निकलने के लिए हमको उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय करने की ज़रूरत है। ये बात समझ में आती कि हम चाह रहे हैं परस्परता में सम्मान सुनिश्चित करना, तरीका वो अपना रहे हैं जो सम्मान सुनिश्चित करने के बदले ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, जलन, तनाव, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा कर रहा है। तो चाहते हैं कुछ और, जो तरीका अपना रहे हैं वो पैदा कर रहा है कुछ और। ये पहचानना जरूरी है कि जाना चाहते हैं दिल्ली, लेकिन जिस रास्ते को पकड़ लिए हैं वो रास्ता जा रहा है कलकत्ता। जितना ये दिखाई देगा उतना फिर अपने रास्ते को बदलने का सोच सकते हैं, ब्रेक मार सकते हैं, रास्ता बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जी बताइए। ये जो डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट की आपने बात की कि जो कंपैरिजन हम करते हैं, तुलना, तो उसमें से कंपटीशन जन्मती है स्पर्धा, और स्पर्धा के बीच में हम अगर खड़े रह जाएं, दुष्यंत कुमार की एक शायरी है, तभी है भीड़ में, तभी है दौड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, मैं रुक गया हूँ, सभी है दौड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो,
मुझे गिरा के तुम आगे निकल सको तो चलो, मुझे गिरा के तुम आगे निकल सको तो चलो। यानी यहाँ मैं स्वस्थ हो गया हूँ और आप में ताकत है तो मुझे गिरा दो। मैं देख रहा हूँ दुनिया की दौड़ को, दुनिया की भीड़ को, लेकिन मेरी इतनी क्षमता है कि निकल सकता है कोई आगे तो निकल भी जाए, और ना निकले तो भी मैं अपनी मस्ती में खुश हूँ, धन्य हूँ। धन्यवाद। बार बार जो एक मुख्य बात समझने की है ना, वो अपनी जिंदगी का ठीक से निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ कहाँ इन समस्याओं में उलझे पड़े हैं। दूसरों के लिए बहुत जल्दी हमको पहचान में आ जाता है, दूसरों को देख करके ना बहुत जल्दी हमको पहचान में आ जाता है कि अगला कहाँ कहाँ उलझा हुआ है। उसको देखने भर से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। जिंदगी में बदलाव तब होना शुरू होता है, निष्कर्ष तब निकलने शुरू होते हैं जब अपनी तरफ मुड़ के ये दिखना शुरू हो कि हम इस चक्र में कहाँ कहाँ उलझे पड़े हैं, फंसे हुए हैं, ताकि उसमें से बाहर निकलने का काम हो सके कि नहीं। मैं एक बार के लिए रुक करके पूछ लेता हूँ, इस पर क्या कमेंट है आपका, क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, क्या प्रश्न है, उसको एक बार बात कर लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। और जो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, प्रश्नों को अगर आप अपने अंदर रोक करके रखेंगे, जितने ज़्यादा प्रश्नों को रोक के रखे हैं आप अपने ठीक समझने जीने में उतने सारे बैरियर्स खड़े कर रखें। फिर जितनी भी बातें हम करेंगे वो सब उसके ऊपर से फिसल के आगे निकल जाएगी, टिकेगी नहीं एक भी। इसलिए जहाँ भी इसमें कठिनाई लग रही हो, बिना संकोच के बताइए, हम उसको एक बार रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। भैया जी, एक प्रश्न ऐसा बनता है कि अभी जो अपना दोपहर के बाद का चल रहा है कि हमने कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन में से कंपटीशन की स्थिति में हम जा रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी समाज की व्यवस्था और हमारी शरीर की व्यवस्था, तो जीवन वाला पक्ष अभी प्लेसमेंट पर नहीं गया है। तब तक ये इसका विकल्प नहीं बन पा रहा है। जीवन को केंद्र में रख दिया जाता है। जीवन की आवश्यकता का निर्धारण क्योंकि निरंतर चीज़ है, और हम ऐसी चीज़ से उसको फुलफिल करने जा रहे हैं जो निरंतर नहीं है। कारण यही है कि हम क्वांटिटी के रूप में क्वालिटी को चुनौती देते हैं, वो होने वाला नहीं है। अपने आप में दोनों की आवश्यकताओं के जो आप निर्धारण बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये जो मेजर शिफ्टिंग है कि मैं अपने जीवन पद की प्रतिष्ठा में मैं अपने को स्थिर कर लूं, उसके बाद ही मेरा निर्धारण तय हो जाता है कि मुझे मेरी दृष्टि में कौन सी चीज़ की प्राथमिकता आ रही है। तो ये प्लेसमेंट के लिए जो आप अभ्यास हमको कराते हैं, उस अभ्यास की भी बहुत ज़रूरत है। इतना चाहिए जी। देखिए, कोर बात तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही समझ और सही भाव पर काम करने की ज़रूरत है। शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुविधा पर काम करने की ज़रूरत है। सुविधा वाले आयाम से विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी मैं की आवश्यकता को पूरा करने का कोशिश करेंगे, जीवन की आवश्यकता को पूरा करने का कोशिश करेंगे, वो पूरा नहीं होगा, बल्कि उसको पूरा करने के प्रयास में समस्याएं उलझती चली जाएंगी। हम दोनों आवश्यकताओं को अलग अलग पहचान सकें, दोनों को पूरा करने के लिए अलग अलग उपायों पर काम कर सकें, इसकी ज़रूरत दिखाई देती है। तो सुख की आवश्यकता को, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने में सही समझ और सही भाव को विकसित करने के ऊपर काम करें। सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भौतिक, रासायनिक वस्तुओं के ऊपर काम करें। उसमें भी विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी आवश्यकताएं चूंकि निरंतर हैं,
दिन भर में एक क्षण भी हम नहीं चाहते हैं कि अपमान हो, विरोध हो, क्रोध हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो। इसलिए एक बार भी अगर अपमान हो जाता है, विरोध हो जाता है, घृणा हो जाती है, कोई दूसरा हमारे साथ कर देता है, हमको उसकी पीड़ा होती है, उसकी तकलीफ होती है और वो हमारे अंदर घूमता रहता है। तो अपने लिए ये देखने की ज़रूरत है कि हम दिन भर का कितना समय अपने में सही समझ और सही भाव को विकसित करने के लिए लगा रहे हैं। दिन भर का कितना समय हम इन भौतिक रासायनिक वस्तुओं को सुविधाओं के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि जहाँ समय और प्रयास लगाएंगे उपलब्धि वहीं तो होगी। और अगर हमने जाने अनजाने ये मान लिया है कि ये विश्वास सम्मान जैसी ज़रूरतें भी सुविधा से ही पूरी होगी, तो सुविधा को कमाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य हो जाता है इन दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर हमने सुविधा को ही सम्मान से जोड़ दिया है, स्टेटस सिंबल बना के उसको सम्मान से जोड़ दिया है, तो अभी ये सम्मान की ज़रूरत और ये शरीर की ज़रूरत, ये दोनों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा और आज की भाषा में कहेंगे तो अधिक से अधिक पैसा, यही हमारा लक्ष्य बन जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुविधा और पैसा ना कमाएं, हम इतना ही कह रहे हैं कि अगर चलने का काम करना है तो दोनों पैर संतुलित 3 फीट 3.5 फीट का होना चाहिए, या एक 4 फीट का हो जाए, एक 6 इंच का रहे तो चलेगा। एक पैर 4 फीट का हो, एक पैर 6 इंच का हो, मुंह के बल गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? मुंह टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो ये दिखना ज़रूरी है। और अगर ये बात दिखती है ना, तो अपने से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि दिन भर का कितना समय हम सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए लगा रहे हैं। दिन भर का कितना समय हम भौतिक रासायनिक वस्तुओं को सुनिश्चित करने के लिए लगा रहे हैं। इसका संतुलन बिंदु क्या है हमारे पास? ये प्रश्न समझ में आया? सर, बाबू भाई ने जो बात कही और आपने समझाया, उसमें से मुझे लगता है कि जो ये तुलना वाली या कंपटीशन, स्पर्धा, कंपैरिजन वाली जो डिफ़ॉल्ट है, तो बदल के ये सोचना होगा कि हम एक दूसरे के विरोधी, अपोजिशन में नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्पर्धा करनी है तो खुद से करूं। और जो आप कहते हो कि 100 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और एक बच्चा अव्वल आया, उसको भी हम एहसास दिला सकते हैं, तू अव्वल आया लेकिन इस स्कूल में अव्वल आया, दूसरे स्कूल में बच्चा जो अव्वल आया है उसके नंबर, यानी तू भी अधूरा है। और जो लास्ट नंबर है, ये सिस्टम पे सोचना होगा। जो लास्ट में जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें मैं कुछ सुझाव भी दूंगा कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम और बच्चों के बीच की स्पर्धाओं को कम किया जा सकता है। और दूसरी बात कि स्पर्धा करनी है तो खुद से करो। एम आई बेटर देन टुमारो, यस्टरडे? जो मैं कल था उससे कल परसों बेहतर होऊंगा और आज बेहतर हूँ। और मैं जो तुलना करूँगा मेरी अपने से कि मैं जो था उसमें परिवर्तन आ रहा है, दूसरा जो भी था जहाँ भी है उसमें भी परिवर्तन आएगा। कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और जो बड़ा है हमारे स्कूल का वो दूसरे स्कूल के लिए छोटा है। तो हमारे नानालाल जी की गुजराती में कविता है, मोटा नाना वधु मोटा माँ, तो नाना पर मोटा, व्योम दीप रवि नभ बिंदु। ब्रह्मांड की तुलना में सूर्य कितना बड़ा है, लेकिन पूरे आसमान के तले वो सिर्फ एक बिंदु है। तो घर दिवड़ासु कोटा, तो मैं कहाँ गलत हूँ, मैं भी जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। ये भावना पनपनी चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए। और दूसरी बात आपने बताई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव की स्पर्धा में नहीं जाना है, क्वालिटेटिव बनना है। और मेरा सम्मान भी क्वालिटेटिव होना चाहिए। मैं 10 रोटी खाऊं, उससे अच्छा 1 रोटी खाऊं और क्वालिटी वाली खाऊं और उसको हजम कर पाऊं। 10 रोटी खाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 रोटी खा के उतना परिश्रम करके उसका बदले में मैं समाज को क्या दे सकता हूं, ये सब सोचना होगा। और अगर स्पर्धा करनी है तो मेरी खुद से करनी है। संस्कृत में एक वाक्य है, आत्मानम एव प्रथमम, खुद को ही द्वेष्य रूपेण योजयेत। आपको जेलसी करनी, अपने खुद की करो। मैं क्यों इतना आलसी हूँ, मैं क्यों इतना बेकार हूँ, तो अपनी जेलसी करो। और इस तरह करने से ही हम, नहीं तो देयर इज़ नो एंड टू अवर डिज़ायर। और बेस लाइन जो आपने बात कही कि एक बेस लाइन बना दो कि मुझे इतना चाहिए, इतने कपड़े चाहिए, इतना चाहिए, मेरा ये अचीवमेंट है। सपोज आई एम गेटिंग 50% इन द क्लास, आई एम 10th नंबर और 20th नंबर,
पर मेरा 20वां नंबर, मेरे पास अदर क्वालिटीज़ है ना। आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट म्यूज़िक, आई एम अच्छा व्यायामवीर हूँ, मैं मेडल लेके आता हूँ स्कूल के लिए। इसका भी कुछ महत्व होना चाहिए और इसको तवज्जो देनी चाहिए। धन्यवाद। बढ़िया। हम एक ही बात कहेंगे इस पूरे के रिस्पांस में, हमको रुक करके ये बात देखना चाहिए, और इसको मैं मतलब सभी लोगों के समझने की दृष्टि से अपने को शामिल करके ये बात कह रहा हूँ। हम लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि हम जो बातें कहते हैं ना, उसमें कितना बात स्वयं को समझने को केंद्र में रख करके चल रहे हैं भैया जी, और कितनी बात हम दूसरे को समझाने को केंद्र में रख करके चल रहे हैं। अगर पूरे वर्कशॉप को भी आप दूसरे को समझाने को केंद्र में रख के सुनेंगे ना, तो समझिए एक शिविर और बेकार गया। अगर दूसरों को समझाने को केंद्र में रख करके हम सुन रहे ना, तो समझिए एक सेशन और बेकार गया। क्योंकि दूसरे को समझाने में तो हम सब लोग एक्सपर्ट हैं, हम सबको पता है कि दूसरे कहाँ गलत कर रहे हैं और उनको कहाँ ठीक होना चाहिए। भैया एक एक्सपीरियंस जी मैं जी शेयर करना चाहती हूँ। जी। मेरे हिसाब से जो आपने अभी बात की, बच्चों को दूसरों की तुलना नहीं करना है या कंपटीशन नहीं है, ये सब समझाने के लिए, जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के लिए पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रैक्टिकली देखने जाओ तो घर पे भी अगर हम अपने ही खुद के फैमिली मेम्बर्स में या कहीं भी कंपटीशन या ईर्ष्या की भावना, हम खुद उसी भावना से जी रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा, है ना जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर घर में वातावरण में ना हो और बच्चों को उसका सल्यूशन कैसा है, या फिर सबको अपने जैसा मानना सिखाना है, तो खुद को भी वैसा जीना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को ये चीज़ें सिखानी नहीं पड़ेगी, अपने आप उसके अंदर आती रहे। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। बच्चे को दो समस्या है, एक तो वो बड़ों को उसी कंपटीशन कंपैरिजन में जीते हुए देखता है। हाँ, जैसे कि ननंद भाभी है, सास बहू है, ये सारी रिलेशंस में भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखने जाओ तो ये जो सारी ईर्ष्या है या फिर कंपैरिजन है, ये सारी चीज़ें जब बच्चा घर पे देखता है तो इन्हीं चीज़ों से वो स्कूल में भी यही करेगा, है ना। और ये दिखना जरूरी है कि वैसा बच्चे जीना इतने ज़रूरी है। बच्चे इतने अंधे नहीं हैं, उनको दिखाई देता है कि और हम वो आप क्या कर रहे ऑब्जर्वेशन हैं। से ही सीखते हैं भैया जी। और दूसरा, जाने अनजाने जो हम बच्चों के बीच में भी वो तुलना करते रहते हैं और उस तुलना के आधार पर भेदभाव करते रहते हैं, वो दूसरी जगह है जहाँ से उसमें इसका बीज पड़ता है, बीज पड़ता है। तो मेरी दृष्टि में तो हम में से हर व्यक्ति अपने को केंद्र में रख के अगर देखना शुरू करे कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ सार्थकता के अर्थ में बदलाव की ज़रूरत है, तो चीज़ें बहुत सहजता से ठीक हो सकती हैं। अगर उस कोर को फोकस में रखने के बदले हमने दूसरे को बदलने को केंद्र में ला दिया ना, तो समझिए कि दवा को जहर की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जब दवा को जहर की तरह प्रयोग करना शुरू कर देंगे ना, तो वो साइड रिएक्शन बहुत महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर हमको लगता है हम समझ भी गए सारी चीज़ों को, क्योंकि हम बोल लेते हैं और जीने में उसका बहुत सारा हिस्सा होता नहीं है। तो हमारे परिवार के, हमारे संबंधी, हमारे बाकी लोग हमारे जीने से त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, और बोलने की जगह पर हम बढ़िया बोल भी लेते हैं। मैं आपके साथ खूब अच्छा बोलूं, विश्वास को, सम्मान को, स्नेह को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मेरे जीने में अगर आपको सम्मान आपके लिए दिखाई नहीं दे, स्नेह आपके लिए दिखाई नहीं दे, विश्वास आपके लिए दिखाई नहीं दे, आप जीना चाहोगे क्या हमारे साथ? बल्कि मैं सम्मान और स्नेह बढ़िया बोलता हुआ दिखूंगा ना, तो कहेंगे नालायक, देखो घर में तो ऐसा नरक किए हुए है और यहाँ बड़ा भाषण दे रहा है कि नहीं। तो ये दिखना जरूरी है कि स्वयं को केंद्र में रख करके पूरी सूचना को सुनने का काम करेंगे और उस आधार पर अपने बदलाव की एक प्रक्रिया को विकसित करेंगे, तो कल हम दूसरे के लिए भी सहयोगी हो सकते हैं, सार्थक हो सकते हैं। वो पकड़ना ज़रूरी है। बार बार जो पूरी चर्चा कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमको अपने में ये बात दिखना शुरू हो जाए कि मानव के रूप में ये दो तरह की आवश्यकता है हमारी, और इन दोनों तरह की आवश्यकता को पूरा करने का ढंग अलग अलग है हमारा।
गलती हमसे ये हो रही है कि ये मैं और शरीर को अलग अलग नहीं समझने से, ये दोनों प्रकार की आवश्यकता को अलग अलग नहीं समझने से, दोनों के पूरा करने के ढंग को अलग अलग नहीं समझने से हम कहीं ना कहीं सम्मान और सुविधा दोनों की ज़रूरत को भौतिक रासायनिक वस्तुओं से ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि अपने लिए रुक करके ये देखा जाए कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, सुख जैसी अगर हमारी आवश्यकता है तो उसके लिए सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करने में हम अपने दिन भर का कुछ समय और प्रयास लगा सकें। उसी तरह से सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भौतिक रासायनिक वस्तुओं को सुनिश्चित करने के लिए भी हम कुछ समय और प्रयास लगा सकें, और ये दोनों का संतुलन हमारे रोज़ के जीने में, हमारे रोज़ के रूटीन में है कि नहीं, उसको देखने की ज़रूरत है, और नहीं है तो उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। जी जी, कुछ कह रहे क्या भैया? हाँ, बताइए आपकी बात बस को ये आप जो बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में जो फ्लैशबैक हुआ वो बता रहा हूँ आपको। जैसे हम जीवन विद्या समझना शुरू करते हैं ना भैया, तो जैसे हमारे घर पे जैसे शुरू किया तो हम अपने को एक स्टैंप लगा देते कि हम समझदार है, तो फिर कभी गलती करते हैं ना तो अपना बच्चा ही आपको बोलता है, जैसे हमने गुस्सा कर दिया, रेडी जीवन विद्या। मतलब वो भी हमारे लिए मतलब हमारी स्पीड को बढ़ाता है कि भाई आप यहाँ मिस्टेक करते हो। तो लोग मिस्टेक बताने में तो कुछ बाकी नहीं रखते, और अच्छा है ऐसे देखने जाए तो वो हमारे लिए उद्धारक ही बनते हैं। तो अपने बच्चे भी कभी ऐसा कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है ना, तुरंत उंगली करके बता देते हैं। है ना, हम खुद ठीक जिए चाहे नहीं जिए, दूसरे की गलती तो सबको पता चलती है जी, इसको नहीं चलती। बढ़िया विचार किया जाए, हम लौट के आएंगे तो इस पर कुछ और मुद्दों पे बात करेंगे। 4:30 बजे हम मिलते, चाय के लिए ब्रेक कर लेते हैं, उधर ही जाना। बढ़िया, नमस्ते सभी को, 4:30 मिलते।